दोस्तों, आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ रेलवे एसएससी एवं बीएसएससी की परीक्षाओं की तैयारी के लिए जीके, रीजनिंग, मैथ से संबंधित 10 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो इन परीक्षाओं को फेस करने में मील का पत्थर साबित होने वाले हैं। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं जो जीके से है। पहला प्रश्न है कि महात्मा बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिया गया प्रथम उपदेश किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर है धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। दूसरा प्रश्न है इब्न बतूता भारत की यात्रा पर किसके शासनकाल में आया था? तो इसका सही उत्तर है इब्न बतूता भारत मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। तीसरा प्रश्न है 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन किस वर्ष समाप्त हुआ? तो इसका सही उत्तर है वर्ष 1911 में समाप्त हुआ। चौथा प्रश्न है संसद की बैठक एक वर्ष में कितनी बार होना आवश्यक है? तो इसका सही उत्तर है कम से कम 2 बार होना अति आवश्यक है। पांचवा प्रश्न है किस राज्य का लोकसभा एवं विधानसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व है? तो इसका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश का लोकसभा में 80 एवं विधानसभा में 403 प्रतिनिधित्व है जो सर्वाधिक है। छठा प्रश्न रीजनिंग से है। प्रश्न में क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा अंक आएगा ये निकालना है। तो देखिए फर्स्ट कॉलम में देख रहे हैं 4, 2, 8 है और 64 है नीचे। वो 4, 2, 8 से 64 कैसे बन रहा है? 4 गुना 2 गुना 8 करेंगे तो 64 आ जाएगा। इसी तरह दूसरे कॉलम में 3 गुने 6 गुने 7 करेंगे तो 126 आ जाएगा। इसी तरह से तीसरे कॉलम में भी होगा 4 को 9 से गुना करेंगे 36। अब 36 को किस अंक से गुना करें 216 आ जाए, तो 36 को 6 से गुना करेंगे तो 216 आ जाएगा। तो इसका जो है क्वेश्चन मार्क की जगह 6 आएगा। सातवां प्रश्न रीजनिंग से है। प्रश्न है कि समूह 4, 8, 16 के समान निम्न में से कौन सा समूह है? निम्न में से समूह देखना है जो 4, 8, 16 के समान हो। तो देखिए 4, 8, 16 किस तरह से बन रहा है? 4 में 4 जोड़ रहे हैं तो 8, 8 में 8 जोड़ रहे हैं तो 16, यानी कि 4 और 8 जुट रहा है। तो इसी तरह से कौन सा समूह है जिसमें 4 और 8 जुट रहा है? तो ऑप्शन सी देखिए 6, 10, 18। 6 में 4 जुटेगा तो 10 और 10 में 8 जुटेगा तो 18। यही जो है ऑप्शन सी 6, 10, 18 वो 4, 8, 16 के समान है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और सब ऑप्शन जो है 4 और 8 जोड़ने से नहीं आ रहा है, इसलिए ऑप्शन सी 6, 10, 18 वाला हो जाएगा। आठवां प्रश्न है दो संख्याओं का गुणनफल 1575 और उनका भागफल 9/7 है तो संख्याओं का योगफल क्या होगा? तो इसको इस तरह से बनाते हैं। मान लेते हैं कि संख्याएं 100 और 22 हैं। तो प्रश्नानुसार दोनों संख्याओं का गुणनफल 1575 है, यानी x गुने 22 बराबर 1575 और उनका भागफल 9/7 है, x बटा 22 बराबर 9/7। अब गुणनफल और भागफल को आपस में गुना कर देते हैं तो क्या होता है? देखिए गुणनफल x गुने 22 और भागफल x बटा 22 इन दोनों को गुना कर दिए और इनका जो मान है 1575 गुणनफल का और भागफल का 9/7, इसको भी आपस में गुना कर देते हैं। तो इधर 22 से 22 कट जाएगा, x गुने x स्क्वायर, और इधर इसको कैलकुलेट करने के बाद 1575 में 7 से भागा देंगे 225 और गुने 9। अब x स्क्वायर बराबर 225 गुने 9 आ गया, इसलिए x बराबर जो है 225 का 15 रूप और 9 का 3, यानी x बराबर 45, यानी x बराबर 45 निकल गया। अब x का मान जो है इसमें रख देते हैं। आपका ये जो x बटा 22 यानी भागफल बराबर 9/7 है उसमें मान रख देते हैं। इसका x का मान 45 और नीचे 22 हो जाएगा बराबर 9/7। अब इसको कैलकुलेट करते हैं तो 22 बराबर जो आ जाता है 5 गुने 7, यानी 22 बराबर 35। अब x भी निकल गया, x निकल गया 45 और 22 निकल गया 35। तो संख्याएं x बराबर 45 और 22 बराबर 35 निकल गई, इसलिए इनका योगफल x प्लस 22 45 प्लस 35 बराबर 80 हो जाएगा। 9वां प्रश्न है दो प्राकृतिक क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल 394 है तो उन संख्याओं का योगफल क्या होगा? इसको इस प्रकार से बनाते हैं। मान लेते हैं कि दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं x एवं x प्लस 2 हैं।
दो क्रमागत प्राकृतिक विषम संख्याएं x एवं x+2 हैं। तो प्रश्नानुसार हो जाएगा x² + x+2 का होल स्क्वायर बराबर 394। x² हो गया, x+2 को होल स्क्वायर को तोड़ते हैं, x² + 4 + 4x बराबर 394। 394 को बराबर के इधर ले आएंगे तो हो जाएगा x² + 4x + 4 - 394। अब इसको कैलकुलेट करने के बाद आ जाएगा 2x² + 4x - 390 बराबर 0। उसके बाद देख रहे हैं कि दो सभी में कॉमन है, दो को हटा देते हैं तो समीकरण बनता है x² + 2x - 195 बराबर 0। अब 2x को जो है हम 15x - 13x भी लिख सकते हैं। इससे ये हो रहा है कि माइनस करने पर 2x आ रहा है और गुना करने पर 195 आ रहा है। अब वो समीकरण हो गया x² + 15x - 13x - 195 बराबर 0। यहाँ x कॉमन लेते हैं, x + 15, यहाँ -13 कॉमन लेते हैं तो हो जाएगा x + 15। x + 15 दोनों में कॉमन है, x + 15 हो गया और फिर एक गुणनखंड हो गया x - 13। तो x - 13 बराबर 0 हो जाएगा, इसलिए x बराबर 13। तो एक संख्या 13 हो गया और दूसरा संख्या x + 2 है, नहीं 13 + 2 15। दोनों का योग जो हो जाएगा 13 + 15 बराबर 28। तो दोनों का योग जो है, दोनों संख्याओं का योग 28 आ जाएगा। 10वां प्रश्न है, कोई व्यापारी सामान बेचते समय अंकित मूल्य पर 40% छूट देता है और उसे 30% की हानि होती है। यदि वह सामान अंकित मूल्य पर बेचे तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो देखिए, इसको इस प्रकार से बनाते हैं। मान लेते हैं कि अंकित मूल्य 100 रुपया है एवं क्रय मूल्य 100 रुपया। तो विक्रय मूल्य क्या हो रहा है? विक्रय मूल्य हो रहा है कि 40% छूट पर दे रहा है। तो 100 रुपया अंकित मूल्य है, 40 रुपया छूट दे रहा है, यानी 60 रुपया में बेच रहा है। 60 रुपया में बेच रहा है तो 30% की हानि होती है। तो क्रय मूल्य हम x माने हैं तो x में 30% की हानि, x - x × 30/100 बराबर 60। 30% हानि पर बेचने पर जो है आपका विक्रय मूल्य जो है 60 रुपया आ रहा है। अब इसको हल करते हैं तो x बराबर आ जाता है, x बराबर आ रहा है 600/7। x बराबर 600/7 यानी क्रय मूल्य 600/7 हो गया। तो लाभ क्या हुआ? लाभ हो गया, अंकित मूल्य पर बेचने पर लाभ क्या होगा? तक अंकित मूल्य 100 रुपया और क्रय मूल्य 600/7 यानी कि लाभ हो गया 100/7। लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ गुने 100 क्रय मूल्य। तो लाभ हो गया 100/7 गुने 100 और क्रय मूल्य है 600/7। इसको हल करेंगे तो लाभ प्रतिशत 16.2/3% आएगा, जो ऑप्शन सी में है, यानी कि लाभ प्रतिशत 16.2/3%।